हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। माई सेल्फ देवेंद्र सिंह देवल। हम पढ़ रहे हैं जनरल साइंस, और जनरल साइंस में हम बात कर रहे थे केमिस्ट्री की। केमिस्ट्री का एक लेक्चर हमारा हो चुका है। आज हम नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करेंगे। अगर आपको इसके नोट्स की फोटोज या पीडीएफ चाहिए तो आप मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। इसके अलावा आप मुझे अनअकैडमी पर भी फॉलो कर सकते हैं, जिसका भी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। इसके अलावा अगर आप अनअकैडमी पर कोई भी कोर्सेस बाय करते हैं, खरीदते हैं, तो अगर आप मेरा रेफरल कोड DS_देवल यूज करेंगे तो इससे आपको 10% इंस्टेंट डिस्काउंट भी मिलेगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज का हमारा टॉपिक केमिस्ट्री में। तो आज हम कुछ काफ़ी इम्पोर्टेंट टॉपिक्स लेने जा रहे हैं। तो आज की क्लास बहुत इम्पोर्टेंट है और काफ़ी सारे एग्जाम्स में बहुत सारे क्वेश्चंस आज की इस क्लास में से पूछे जाएंगे, ये फिक्स है। तो आज का टॉपिक शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं सॉल्यूशंस और ट्रू सॉल्यूशंस। होमोजेनस मिक्सचर ऑफ टू और मोर सब्सटेंस। सॉल्यूशंस क्या होता है? होमोजेनस मिक्सचर है सॉल्यूशन, और ट्रू सॉल्यूशन। ट्रू सॉल्यूशन वो सॉल्यूशन है जिसमें दो या दो से अधिक सब्सटेंस का मिक्सचर, लेकिन वो होमोजेनियस मिक्सचर होना चाहिए। हमने लास्ट क्लास में होमोजेनियस मिक्सचर और दूसरा हेट्रोजेनियस मिक्सचर्स पढ़ा था, जिसमें से हेट्रोजेनियस मिक्सचर का हमने एग्जांपल लिया था। जितने भी कोलॉइडल सॉल्यूशंस जो होते हैं वो हेट्रोजेनियस मिक्सचर्स में आते हैं। तो ट्रू सॉल्यूशंस वो सॉल्यूशंस हैं जिसमें होमोजेनियस मिक्सचर हो दो या दो से अधिक सब्सटेंसेस का, जिसमें सोल्यूट प्लस सॉल्वेंट इक्वल्स टू सॉल्यूशन बनता है, ये हम जानते हैं। और ट्रू सॉल्यूशन में जो सोल्यूट होगा वो लेस क्वांटिटी में होगा और सॉल्वेंट होगा वो ग्रेटर क्वांटिटी में होगा। सीधी सी बात है, सॉल्वेंट ज्यादा होगा सॉल्वेंट के अंदर हम सोल्यूट डालेंगे और उससे सॉल्यूशन बनेगा, और वो होमोजेनियस मिक्सचर होगा। इस तरह के जो मिक्सचर होते हैं उन्हें हम ट्रू सॉल्यूशंस कहते हैं। अब इसके अलावा ये क्वेश्चंस, इसकी डेफिनेशन जो है कि ट्रू सॉल्यूशंस क्या है, होमोजेनस मिक्सचर ऑफ टू और मोर सब्सटेंसेस, ये सेम टू सेम लाइन कई सारे एग्जाम्स में सीधी सी पूछी गई है ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस में। और इसके कई सारे जैसे 4 ऑप्शन दे दिए जाते हैं, जैसे ये किस तरह का मिक्सचर है जिसमें होमोजेनस मिक्सचर ऑफ टू और मोर सॉल्यूशंस इज कॉल्ड एज। तो ऐसे में ट्रू सॉल्यूशंस, होमोजेनस मिक्सचर, हेट्रोजेनियस और कोलॉइडल, इस तरह के 4 ऑप्शन दिए जाते हैं और आपसे पूछा जाएगा कि कौन सा मिक्सचर है। तो इसका आंसर होगा ट्रू सॉल्यूशंस। इसके अलावा इसमें सॉल्वेंट की क्वांटिटी ज्यादा होती है सॉल्यूट से। इसके बाद इसी में ही कंसंट्रेशन ऑफ द सॉल्यूशन में बी एक्सप्रेस्ड बाय परसेंटेज, मोल फ्रैक्शन, पार्ट पर मिलियन, ग्राम पर लीटर, मोलरिटी, नॉर्मलिटी, एक्स्ट्रा। इसमें जो कंसंट्रेशन है ट्रू सॉल्यूशन की, उसको इतने सारे ये यूनिट्स हैं कंसंट्रेशन की, इसमें इसको बताया जा सकता है, प्रदर्शित की जा सकती है। इसके बाद हम बात करेंगे कोलॉइडल मिक्सचर की, कोलॉइडल सॉल्यूशंस की, सॉरी। तो कोलॉइडल सॉल्यूशंस जो होते हैं, वो जितने भी कोलॉइडल सॉल्यूशंस हैं वो सारे के सारे हेड्रोजीनियस मिक्सचर होते हैं। इस बात को हमें याद रखना है कि जितने भी कोलॉइडल सॉल्यूशंस हैं वो हेड्रोजीनियस मिक्सचर में आते हैं। ये क्वेश्चन भी सीधा सा कई बार एग्जाम से पूछा गया है कि कोलॉइडल सॉल्यूशंस किस तरह के मिक्सचर हैं। तो कोलॉइडल सॉल्यूशंस हेड्रोजीनियस मिक्सचर्स हैं। हेड्रोजीनियस मिक्सचर्स, इसकी पहली लाइन ही हमारी यही है, सर्टेन टू फेज दैट इज डिस्पर्स फेज एंड डिस्पर्जन मीडियम। हेड्रोजीनियस मिक्सचर होते हैं और इसके अंदर 2 फेज होती है। फर्स्ट है डिस्पर्स फेज एंड सेकेंड डिस्पर्जन मीडियम। इसके बारे में भी हम देखेंगे कि ये दोनों क्या है। These can scatter light due to large solute particles. They can show tidal effect and Brownian movement. देखिए, कोलॉइडल मिक्सचर जो है ऐसा मिक्सचर है जो लाइट को स्कैटर कर सकता है, और लाइट के स्कैटरिंग की वजह से टाइडल इफेक्ट होता है, वो भी ये शो करता है। और इसके अलावा कोलॉइडल सॉल्यूशन ब्राउनियन मूवमेंट को भी दर्शाते हैं, ये भी इसमें इसकी प्रॉपर्टी है कोलॉइडल सॉल्यूशंस की। तो ये सेकेंड लाइन भी काफी इंपॉर्टेंट है, इसमें से भी क्वेश्चंस पूछे जा चुके हैं। मैं आपको बता दूं कि आज की ये वीडियो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत से क्वेश्चंस इसमें से काफी सारे एग्जाम से पूछे गए हैं। तो कोलॉइडल सॉल्यूशंस हेड्रोजीनियस मिक्सचर होते हैं। इसमें इसकी प्रॉपर्टी है कि कोलॉइडल मिक्सचर लाइट को स्कैटर कर सकते हैं, क्योंकि इसमें जो सॉल्यूट पार्टिकल्स हैं उनकी पार्टिकल्स की साइज बड़ी होती है, लार्ज साइज पार्टिकल्स होते हैं। इसके अलावा ये टाइडल इफेक्ट और ब्राउनियन मोमेंट को भी शो करते हैं।
ब्लू कलर ऑफ स्काई इज ड्यू टू स्कैटरिंग ऑफ लाइट बाय डस्ट पार्टिकल्स। देखिए डस्ट पार्टिकल्स एयर के जो मॉलिक्यूल्स है उसकी कंपैरिजन में थोड़े बड़े होते हैं, इसके लिए जो इसके वजह से जो ये सॉल्यूशंस बना है ये कोलॉइडल सॉल्यूशन बना है, और इस सॉल्यूशन में जब लाइट पास होती है तो वो लाइट स्कैटर हो जाती है। कोलॉइडल सॉल्यूशंस आर कोएगुलेटेड बाय एडिंग एन इलेक्ट्रोलाइट, प्यूरिफाइड बाय डायलिसिस और ब्लड प्यूरिफिकेशन। देखिए ब्लड हमारा एक कोलॉइडल सॉल्यूशन है, इसको भी याद रखिए, और ब्लड को प्यूरिफाई करने के लिए डायलिसिस होता है, ये हम सबको जनरल सुना है, हमको सबको पता है, जनरल टर्म है। तो अगर ये क्वेश्चन आता है तो हम डायरेक्ट भी कर सकते हैं, लेकिन फिर भी आपको ये पता होना चाहिए कि ब्लड जो है वो एक कोलॉइडल सॉल्यूशन है। ये क्वेश्चन भी काफी एग्जाम्स में पूछा जा चुका है। तो इस स्लाइड में से, इस पर्टिकुलर फोटो में से मैं आपको बता दूं कम से कम 4 क्वेश्चंस बनते हैं कि कोलॉइडल सॉल्यूशंस कौन से सॉल्यूशन होते हैं, किस तरह के मिक्सचर होते हैं, तो वो है हेड्रोजीनियस मिक्सचर। इसके अलावा कौन कौन से इफेक्ट शो करते हैं, तो इनमें स्कैटरिंग ऑफ लाइट होती है, टाइडल इफेक्ट और ब्राउनियन मूवमेंट भी शो करते हैं। लाइट स्काई का जो ब्लू कलर है वो किसके कारण होता है, वो स्कैटरिंग ऑफ लाइट के कारण होता है। क्यों? क्योंकि ये कोलॉइडल सॉल्यूशंस बनता है। इसके अलावा ब्लड प्यूरिफिकेशन है, ये ब्लड हमारा जो है वो कोलॉइडल सॉल्यूशन है, और ब्लड का प्यूरिफिकेशन जो है वो डायलिसिस से होता है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस या फिर आप पॉइंट्स हैं, इनको याद रखिएगा। इसके अलावा जो मैं आपको कुछ मिक्सचर बताता हूँ कि सॉलिड, लिक्विड और गैस, इन तीनों के मिक्सचर से किस तरह के सॉल्यूशंस बनते हैं, किस तरह के कोलॉइड्स बनते हैं। इसमें पहला है लिक्विड और गैस। जैसा कि हमने पिछली स्लाइड में बात की थी कि कोलॉइडल मिक्सचर में 2 फेज होती हैं, डिस्पोज्ड फेज और डिस्पर्जन फेज। तो इनकी हम बात करते हैं कि लिक्विड प्लस गैस जब बनता है तो इससे एरोसोल बनता है, सॉलिड प्लस गैस भी एरोसोल बनाता है। अब इसमें लिक्विड और सॉलिड यहाँ पर डिस्पोज फेज में है, जबकि गैस यहाँ पर डिस्पर्जन फेज में है, डिस्पर्जन मीडियम में है। इसके एग्जांपल्स हैं एरोसोल के, जिसमें लिक्विड और गैस से एरोसोल जो बनता है उसमें फॉग, क्लाउड, मॉइस्ट, ये सारे बनते हैं। सॉलिड और गैस से स्मोक और एग्जॉस्ट जो है वो बनता है। गैस और लिक्विड जब कोलॉइडल सॉल्यूशन बनते हैं तो उसमें फोम बनेगी, जैसे शेविंग क्रीम है वो एक कोलॉइडल सॉल्यूशन है। इसके अलावा मिल्क, फेस क्रीम, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, मड, फोम, रबर, स्पंज, जेली, चीज, बटर, मिल्की ग्लास, ये सारी चीजें कोलॉइडल सॉल्यूशंस हैं। आप इन्हें याद रखिए। असल में ये जितने भी सॉल्यूशंस हैं मैं बता रहा हूं, इनमें से ज्यादा क्वेश्चंस पूछे नहीं गए हैं, लेकिन आपको इनके जो एग्जांपल्स हैं इनको लर्न करना है, क्योंकि इनमें से कई बार पूछा जाता है कि ये किस तरह के सॉल्यूशंस हैं, तो इसे आपको लर्न रखना है। जैसे फोग, क्लाउड्स, मॉइस्ट, स्मोक, एग्जॉस्ट, शेविंग क्रीम, मिल्क, फेस क्रीम, ये सारे कोलॉइडल सॉल्यूशंस हैं। इस चीज को हमें लर्न करना है। ओके, तो बढ़ते हैं नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। इसमें हम पढ़ते हैं, अब हम जानेंगे कि सेपरेशन ऑफ मिक्सचर। मिक्सचर को, कोई भी हमारे पास मिक्सचर है अलग अलग तरह के जो हमने पढ़े हैं अभी, इनको सेपरेट करने का, यानी एक मिक्सचर में 2 या 2 से अधिक सब्सटेंसेस होते हैं, उन सब्सटेंसेस को हमें अलग करना है। इसके क्या क्या मेथड्स हैं, इनमें से ज़्यादातर क्वेश्चंस आते नहीं हैं, लेकिन फिर भी हम एक बार इनके नेम देख लेते हैं ताकि हमें कुछ पता रहे इनके बारे में। जैसा इनका नाम है वैसे ही इनका फंक्शन है, तो इनके बारे में हम ज़्यादा बात नहीं करेंगे, क्योंकि इनमें से क्वेश्चंस भी रेयर चांस में पूछे गए हैं, तो ऐसा कुछ खास है नहीं इनमें। जैसे सेंट्रिफिकेशन, डिस्टिलेशन, फ्रैक्शनलाइजेशन, डिस्टिलेशन, वैक्यूम डिस्टिलेशन, स्टीम डिस्टिलेशन, क्रिस्टलाइजेशन एंड क्रोमेटोग्राफी और रिवर्स ऑस्मोसिस। इसमें से जो रिवर्स ऑस्मोसिस है उसको आपको याद रखना है। डिस्टिलेशन ऑफ सी वाटर में यूज होता है रिवर्स ऑस्मोसिस। रिवर्स ऑस्मोसिस मिक्सचर को सेपरेट करने का एक तरीका है, जिससे हम सी वाटर है उसको डिस्टिल करते हैं, उसका हम मिक्सचर को अलग अलग करते हैं और उससे हम पीने लायक या पानी बनाते हैं हमारे दैनिक जीवन में, जिसको हम समुद्र के पानी को यूज कर सकें। इसके बाद हमारा नेक्स्ट है मोल कंसेप्ट। देखिए 1 मोल क्या होता है, सबसे पहले हम यही समझते हैं। 1 मोल इक्वल्स टू नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इन 12 ग्राम ऑफ C12। C12 कार्बन का आइसोटोप है, ठीक है। तो
कार्बन के C12 जो आइसोटोप है उसके 12 ग्राम के अंदर उस जितने मॉलिक्यूल्स है कार्बन के उसको हम कहते हैं 1 मोल। ये एक डेफिनेशन है, हमारे साइंटिस्ट ने एक स्टैंडर्ड डेफिनेशन क्रिएट की है, तो ये एक फिक्स्ड है। तो इसके अंदर ये पहला क्वेश्चन कई बार एग्जाम से पूछा जाता है कि एक मोल में कार्बन के जो मॉलिक्यूल्स है वो कितने ग्राम में मॉलिक्यूल्स कवर करता है, तो 12 ग्राम कार्बन C12 है। तो एक मोल में जैसे कौन से कार्बन का कौन सा आइसोटोप है, तो वो C12 है। इसके अलावा इसकी जो वैल्यू है वो कितनी है, 6.023 इंटू 10⁻23, और इस नंबर को हम कहते हैं अवोगाद्रो नंबर। 1 मोल इक्वल्स टू 6.023 इंटू 10⁻23, इसको हम कहते हैं अवोगाद्रो नंबर, और इसको हम डिनोट करते हैं Na से। तो अवोगाद्रो नंबर जो है वो क्या शो करता है कि एक मोल में कितने मॉलिक्यूल्स है, ये शो करता है अवोगाद्रो नंबर। 1 मोल ऑफ एटम इक्वल्स टू ग्राम एटॉमिक वेट 6.023 इंटू 10⁻23, ये 1 मोल में हो गया। तो नंबर ऑफ मोल्स में कितने होंगे इनटू उसमें जितने एटम्स है, तो नंबर ऑफ मोल्स का फॉर्मूला हो जाएगा मास अपॉन एटॉमिक और मॉलिक्यूलर वेट। इसमें से ये क्वेश्चन कोई फॉर्मूला नहीं पूछा जाएगा आपसे, इसमें सीधा सा ये लाइन आपको इसकी डेफिनेशन याद रखनी है, लर्न करनी है, इसी में से क्वेश्चन पूछा जाएगा। 1 मोल इक्वल्स टू नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इन 12 ग्राम ऑफ C12 यानी कार्बन 12 जो कार्बन का आइसोटोप है, इसके 12 ग्राम के अंदर कितने मॉलिक्यूल्स हैं, ये मेन क्वेश्चन है, वो उसे हम 1 मोल कहते हैं। इसके बाद हमारा नेक्स्ट है गैस लॉ। गैस लॉ में 3 तरह के लॉ हैं जिनको शामिल करके एक आइडियल गैस के लिए एक लॉ बना है, जिसे आइडियल गैस फॉलो करती है। ये रियल गैस के लिए नहीं है, आइडियल गैसेस के लिए लॉ है। तो इसमें 3 लॉ है, बॉयलेज लॉ, चार्ल्स लॉ और गे-लुसेक लॉ। इसको आप लर्न करने के लिए जैसे 3 लॉ कौन कौन से हैं, कई बार ये भी क्वेश्चन पूछा गया है। ये काफ़ी रेयर चांस में नॉर्मल क्वेश्चन पूछा गया है, लेकिन इसको याद करने के लिए आप जैसे ऑर्डर वाइज याद कर सकते हैं, जैसे बी, सी और जी। अब BCG कैसे याद होगा कि BCG का एक टीका लगता है, ये आपको पता ही है। तो उस टीके से आप इसका ऑर्डर वाइज याद रख सकते हैं कि BCG, B फॉर बॉयलेज लॉ, C फॉर चार्ल्स लॉ और G फॉर गे-लुसेक लॉ। तो ऐसे भी इसको आप याद रख सकते हैं, BCG। मैं आपको वापस लिख रहा हूँ, BCG। तो सबसे पहला हमारा B, बॉयलेज लॉ। बॉयलेज लॉ क्या कहता है कि एट कांस्टेंट टेम्परेचर प्रेशर इनटू वॉल्यूम कांस्टेंट होता है। PV इक्वल्स टू कांस्टेंट एट T इक्वल्स टू कांस्टेंट। इससे हमारे पास क्या फॉर्मूला निकला कि PV इक्वल्स टू C। तो P जो है प्रेशर जो है किसी भी गैस के वॉल्यूम का इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा। एट कांस्टेंट टेम्परेचर, जब टेम्परेचर कांस्टेंट होगा तब किसी भी गैस का प्रेशर उसके वॉल्यूम के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा। ये स्टेटमेंट है बॉयलेज लॉ का। एट कांस्टेंट टेम्परेचर द प्रेशर ऑफ द गैस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू इट्स वॉल्यूम। तो इससे हमारे पास इक्वेशन होती है P1V1 इक्वल्स टू P2V2। फिर हमारे पास है चार्ल्स लॉ। चार्ल्स लॉ कहता है एट कांस्टेंट प्रेशर वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। मीन्स जब प्रेशर कांस्टेंट रहेगा तब टेम्परेचर बढ़ेगा तो उसका वॉल्यूम भी बढ़ेगा, टेम्परेचर रिड्यूस होगा तो वॉल्यूम भी रिड्यूस होगा। इससे हमारे पास इक्वेशन बनती है V1/V2 इक्वल्स टू T1/T2। थर्ड रूल है गे-लुसेक लॉ। यह कहता है कि एट कांस्टेंट वॉल्यूम प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। अगर वॉल्यूम को कांस्टेंट रखा जाए तो टेम्परेचर के साथ प्रेशर वेरी होगा, टेम्परेचर बढ़ेगा तो प्रेशर भी बढ़ेगा, टेम्परेचर घटेगा तो प्रेशर भी घटेगा। तो इन तीनों को जब हम एक साथ शामिल करते हैं, मिलाते हैं, तो हमारे पास इक्वेशन बनती है PV/T इक्वल्स टू R और PV इक्वल्स टू RT। और N मोल्स के लिए अगर हम बात करें तो इसका फॉर्मूला हो जाएगा PV इक्वल्स टू nRT। R यहाँ पे है गैस कांस्टेंट। इस इक्वेशन को हम ऐसे याद रखेंगे कि बॉयलेज लॉ क्या कहता है, चार्ल्स लॉ क्या कहता है, N, R और T। देखिए सबसे पहला हमारा BCG
ऐसे याद रखेंगे। तो पी वी इक्वल टू सी, यहाँ से शुरू करना है, पी वी इक्वल टू सी। यहाँ पर पी वी दोनों आ गया तो टेम्परेचर कांस्टेंट रह गया। फिर सी, चार्ल्स लॉ में वॉल्यूम और टेम्परेचर प्रोपोर्शनल हो जाएंगे तो पी कांस्टेंट हो जाएगा। और गैल-लुसाक्स लॉ में पी और टेम्परेचर इन दोनों का होगा तो वॉल्यूम कांस्टेंट रह जाएगा। इस तरह से हम इसको याद करेंगे कि बी सी जी पी वी इक्वल टू एन आर टी। सबसे पहले पी वी इक्वल टू सी, यानी पी वी दोनों आ गए तो टेम्परेचर कांस्टेंट। फिर V प्रोपोर्शनल टू T तब P कांस्टेंट, और P प्रोपोर्शनल टू T तब V कांस्टेंट। इस तरह से हम इसको रिमेम्बर करेंगे। तो ये है गैस लॉ, ये आइडियल गैस लॉ है जिसमें PV इक्वल टू nRT है। ये क्वेश्चन सीधा सा कई बार और कई बार पूछे जा चुके हैं कि गैल-लुसाक्स लॉ क्या है, इस लॉ ये लॉ क्या है। तो सीधा सा फॉर्मूला दे देंगे कि PV इक्वल टू कांस्टेंट है या PT इक्वल टू कांस्टेंट, इस तरह के कई सारे कंफ्यूजिंग चीजें दे देंगे। तो हमें इसको लर्न करना है कि बॉयलेज लॉ के अनुसार ये क्या कहता है कि P इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू V, और चार्ल्स लॉ कहता है कि V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T, और गैल-लुसाक्स लॉ कहता है कि P डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T। और इनके अलावा बॉयलेज लॉ में इसमें कई बार क्वेश्चन ये भी पूछा जा सकता है कि बॉयलेज लॉ में क्या कांस्टेंट है, तो टेम्परेचर कांस्टेंट है। चार्ल्स लॉ में प्रेशर कांस्टेंट है, और गैल-लुसाक्स लॉ में वॉल्यूम कांस्टेंट है। कई बार सीधा सा क्वेश्चन ये भी पूछा गया है कि गैस लॉ का फॉर्मूला क्या है गैस लॉ, तो पी इक्वल टू nRT है। ये सीधा सा फॉर्मूला कई बार पूछा जाएगा। इसके अलावा n मोल्स है, इसके लिए ये यूज होता है। गैस लॉ PV इक्वल टू nRT है। फॉर्मूले में कई बार PV इक्वल टू mRT भी होगा, n की जगह m होगा। वो मास के लिए है, यहाँ पर मास हमने 1 kg लिया है इसलिए PV इक्वल टू nRT है। लेकिन जब हम मास 1 kg लेंगे तब ये PV इक्वल टू nRT होगा। अगर हम मास 1 kg से ज्यादा लेंगे तो फिर मास भी यहाँ पे ऐड होगा। लेकिन अगर एग्जाम में आपको पूछा जाए कि गैस लॉ क्या है, तब PV इक्वल टू nRT ही करेक्ट आंसर होगा। PV इक्वल टू nRT ही करेक्ट आंसर होगा। PV इक्वल टू mRT करेक्ट नहीं होगा। PV इक्वल टू nRT ओरिजिनल गैस लॉ है, इसमें n मोल्स के लिए है, जबकि यहाँ पर हमने यहाँ मास जो है वो 1 kg कांस्टेंट माना है, इसकी वजह से हमें PV इक्वल टू nRT मिला है। यहाँ पे अगर n मोल्स के लिए लेंगे तो n आ जाएगा, सीधी सी बात है। इस तरह से ये काम करता है। इसके बाद हम पढ़ते हैं अवोगाद्रोस लॉ। अवोगाद्रो नंबर हमने यहाँ पढ़ा था मोल कंसेप्ट में, आपको फिर से दिखा देते हैं कि मोल कंसेप्ट क्या है। नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इन 12 ग्राम ऑफ C12 और 1 मोल इक्वल्स टू 6.023 इंटू 10 टू द पावर 23, इसी को हम अवोगाद्रोस नंबर कहते हैं। अभी अवोगाद्रो ने यह नंबर कैसे निकाला, इसने क्या रूल दिया, इसके अलावा ये क्या कहता है अवोगाद्रोस नंबर। अवोगाद्रोस नंबर कहता है कि इक्वल वॉल्यूम्स ऑफ ऑल गैसेस, सारी गैसेस का इक्वल वॉल्यूम एट द सेम टेम्परेचर एंड प्रेशर कंस्टेंस इक्वल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। अवोगाद्रोस लॉ कहता है कि जितनी भी गैसें हैं, अगर वो सारी उन सब का अगर वॉल्यूम सेम है, अलग अलग गैसेस का अगर अलग अलग वॉल्यूम सबका सेम है, सेम कब है, सेम टेम्परेचर और प्रेशर पे, हर जितनी भी गैसेस है वो सेम टेम्परेचर और प्रेशर पे अगर उनका वॉल्यूम सेम है तो उनके अंदर नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स भी सेम होंगे। ये कहता है अवोगाद्रोस लॉ। एट इक्वल वॉल्यूम्स ऑफ ऑल गैसेस, जितनी भी तरह की गैसें, आप कोई भी गैस ले लीजिए, अगर उनका कंपैरिजन किया जाए तो सारी गैसेस का अगर वॉल्यूम सेम है एट सेम टेम्परेचर एंड प्रेशर, तब उनमें मॉलिक्यूल्स, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स जो है वो इक्वल होंगे। यही कहता है अवोगाद्रोस लॉ। तो अवोगाद्रोस लॉ क्या कहता है कि वॉल्यूम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू n इक्वल्स टू नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स एट कांस्टेंट टेम्परेचर एंड प्रेशर। तो यही है अवोगाद्रोस लॉ। अवोगाद्रोस लॉ की डेफिनेशन कई बार सीधी सी एग्जाम्स में पूछी गई है कि ये आपको पूरा स्टेटमेंट दे दिया जाएगा एग्जाम्स में। इक्वल वॉल्यूम्स ऑफ ऑल गैसेस एट द सेम टेम्परेचर एंड प्रेशर कंटेन्स द इक्वल वॉल्यूम ऑफ मॉलिक्यूल्स। ये स्टेटमेंट पूरा क्वेश्चन में दे दिया जाएगा और क्वेश्चन होगा कि ये कौन सा लॉ है। इसमें आपको कई बार एक ऑप्शन होगा अवोगाद्रोस लॉ, दूसरे ऑप्शन बॉयलेज लॉ, चार्ल्स लॉ, गैल-लुसाक्स लॉ या मोल कंसेप्ट, ऐसे कई सारे ऑप्शन दे दिए जाएंगे। तो हमारा राइट आंसर होगा
अवोगाद्रोज लॉ। सो थैंक यू वेरी मच फ्रेंड्स। आज की क्लास काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और इसको मैं चाहता हूँ कि आप पूरा लर्न करें, क्योंकि हमने जितने भी कंसेप्ट आज पढ़े हैं वो सारे कंसेप्ट बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और उन सब में से क्वेश्चंस बार बार पूछे गए हैं, इसलिए ये आपको याद होना जरूरी है। सो इसके अलावा अगर आपको कुछ और डाउट हो तो भी आप कमेंट में पूछेगा, बिल्कुल आपका आंसर दिया जाएगा। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और कमेंट भी कीजिए। थैंक यू वेरी मच।